कोविड-19 के विषय की जानकारी दुनिया भर में एक बहुत तेजी से विकसित की जा रही है। इतिहास के छात्र आपको बताएंगे कि महामारी की प्रकृति में कई लहरें होती हैं। ये महामारी पैदा करने वाले एजेंट और होमो सेपियंस के बीच इंटरैक्शन का उत्सुक परिणाम है। वायरस क्रोध करता है, जिससे मानव जाति में एक निश्चित व्यवहार परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रसार समाप्त हो जाता है। खुशी और जीत की घोषणा समय से पहले की जाती है। समारोह शुरू होते हैं, परेड्स आयोजित की जाती हैं, संक्रामक एजेंट को फिर से शुरू करने के लिए आमंत्रण मिल जाता है। श्री मोहन भागवत ने इसे बहुत सही ढंग से रखा जब उन्होंने संक्षेप में कहा कि सभी संबंधित हितधारकों ने इस वर्ष की शुरुआत में एक खराब परफॉर्मेंस दिया। हम एक विशेष एजेंसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बल्कि लोग, सरकार, प्रशासक, स्वास्थ्य संस्थाएं सभी इस गंभीरता और स्थिति को समझने में विफल रहे। इतिहास के अध्ययन से उम्मीद की जा सकती है कि इसकी एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करे। अब तक की सबसे गंभीर महामारी का अध्ययन, जिसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है, इसमें कम से कम 4 विश्वव्यापी लहरें थीं। 1919 इन्फ्लुएंजा महामारी 1918 की फरवरी से 1920 के अप्रैल तक चली, जिसने 500 मिलियन लोगों को प्रभावित किया, उस समय की दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा। 20वीं सदी की महामारी में मरने वालों की संख्या व्यापक रूप से लगभग 50 मिलियन होने का अनुमान है। इस बार बेहतर चिकित्सा संसाधन और टीकों की उपलब्धता निश्चित रूप से मददगार होगी। अभी तक टीकों के 6.88 अरब खुराकें दी जा चुकी हैं, लेकिन इसमें गरीब देशों की हिस्सेदारी बहुत कम है। जब तक सभी को 2 खुराकों से सुरक्षित नहीं किया जाता, हम सभी सुरक्षित नहीं हैं। हमें अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। स्पेनिश फ्लू का ओरिजिन अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है। मार्च 1918 में अमेरिका में और बाद में फ्रांस, जर्मनी और यूके में बीमारी और मृत्यु दर की पहली खबरों का दस्तावेजीकरण किया गया था। मई 1918 तक ये बीमारी भारत में पहुंच चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध की सेंसरशिप के कारण इन मामलों की रिपोर्ट नहीं की गई। उस समय स्पेन एक न्यूट्रल देश था, क्योंकि उस समय के स्पेन के राजा अल्फांसो 13 गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इसलिए इस महामारी को प्रेस में व्यापक कवरेज मिली। क्योंकि स्पेन पहला स्थान था जहां से महामारी की सूचना मिली थी, इसलिए उसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया। 1918 की महामारी में दूसरी लहर में सबसे अधिक मौतें हुईं। तीसरी लहर निश्चित रूप से दूसरी लहर की तुलना में कम घातक थी। 1920 के बसंत में दुनिया के कुछ क्षेत्रों में चौथी लहर भी आई, लेकिन इस लहर से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब जबकि घातक दूसरी लहर पीछे छूट चुकी है, ये समय है कि हम जायजा लें और इतिहास से सबक सीखें। अब दुनिया भर की सरकारों को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। वर्तमान स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कदम मानव व्यवहार को सक्षम तरीके से प्रबंधित करना है। महामारी अभी भी आसपास है और यदि वायरस में और म्यूटेशंस होते हैं तो ये महामारी जंगल की आग की तरह फैल सकती है। इसलिए ये अत्यधिक आवश्यक है कि मानव गतिविधियों पर नियमित रोक लगाई जाए। वायरस की उपस्थिति में हमें लोगों के बीच मेल मिलाप को कम से कम रखना होगा और हर प्रकार की सावधानी बरतनी होगी। भारत विकसित देशों में अधिकांश लोगों को टीका लग चुका है, फिर भी कई देशों में मामलों में तेजी देखी गई है। खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। भारत में आई विनाशकारी दूसरी लहर ने हमें बहुत प्रभावित किया। भारत में सीरो सर्वे अध्ययनों ने आबादी के एक बड़े हिस्से, दिल्ली में 90% में एंटीबॉडीज की उपस्थिति देखी गई है। इससे सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए।
वैज्ञानिक समिति अभी भी इस बात से अनिश्चित है कि टीकों की वर्तमान सेट द्वारा बनाई गई इम्यूनिटी हमें डेल्टा वेरिएंट से सुरक्षित कर पाएगी कि नहीं। भारत में इस समय पूरी आबादी के लगभग 24% लोगों को भी दोहरा टीका लगाया गया है और लगभग 55% को कम से कम एक खुराक मिली है। गणना हमेशा पूरी आबादी के लिए की जानी चाहिए क्योंकि वायरस सभी आयु समूहों को, जिसमें नवजात शिशु भी शामिल हैं, सभी को प्रभावित करता है। हमें अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ साथ टीकाकरण की प्रगति को सावधानीपूर्वक जांचने की जरूरत है। हम भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं? व्यवहार परिवर्तन। अभियानों के माध्यम से लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाया जा सकता है। भारत में इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां वायरस अपना सर कभी भी उठा सकता है। राजनीतिक लीडरों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहना होगा। सरकार को कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए जो इन सोशल नॉर्म्स और सोशल बिहेवियर को इफेक्टिवली लागू कर सके। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशंस। वैक्सीन हिचकिचाहट दूर करने के लिए एक अलग स्तर पर कोशिश करनी पड़ेगी। ये सच है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और हेल्थ केयर कर्मचारियों को बूस्टर डोज देने की आवश्यकता है। ये पश्चिमी देशों में शुरू हो गया है, लेकिन इसे भारत में तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि बहुसंख्यक आबादी को दोगुना टीका न लग जाए। इस मोड़ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि चीन ने बड़ी संख्या होने के बावजूद अपनी 87% आबादी का दोगुना टीकाकरण कर लिया है। टीकाकरण की गति को बनाए रखने की आवश्यकता है। ट्रांसमिशन एजेंट्स और रिजर्वॉयर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें बड़े पैमाने पे बच्चों का टीकाकरण करने की भी आवश्यकता है। पर्याप्त मात्रा में खुराक उपलब्ध करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वैक्सीन निर्माण कंपनियों को पूर्ण समर्थन, पैसा और अन्य समर्थन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अधिक प्रकार के टीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं के साथ बातचीत को जल्द से जल्द सेटल करना होगा ताकि पूरी आबादी को जल्द से जल्द खुराक दी जा सके। ऑक्सीजन और मेडिकल थेरेपी। विनाशकारी दूसरी लहर के सबक हमें घूर रहे हैं। एक अभूतपूर्व पैमाने पे जीवन का नुकसान हुआ जो हम सब ने देखा। कोविड-19 के युद्ध का सफल उपचार कुछ ही पहलुओं पर टिका है जिन्हें कवर करना आवश्यक है। अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता, ऑक्सीजन और दवाइयों की आपूर्ति। कोविड के खिलाफ प्रभावी दवाओं का निरंतर परीक्षण समय की मांग है। साथ ही वेंटिलेटर्स की पर्याप्तता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रतिबंध हटाना। हमें जो सबक सीखने की जरूरत है वह ये है कि हमारे नागरिकों के व्यवहार पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ओपनिंग अप को ग्रेजुअल करना होगा। सभी बंद स्थान, जिनमें सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स, स्पाज, मॉल्स, पब्स, बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स शामिल हैं। वास्तव में किसी भी तरह की बंद जगह जहां हवा का सर्कुलेशन प्रभावित हो, इन सभी स्थानों को निकट भविष्य के लिए बंद रखने की जरूरत है। बाजारों और अन्य स्थानों पे जहां लोग एकत्रित होते हैं, इन्हें खोलने में सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है। कमांड सेंटर स्थापित करना। कोविड मैनेजमेंट टास्क फोर्स। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की तरह से काम कर सकता है। अब तक कई एजेंसीज विभिन्न तरीकों से कोविड से लड़ाई करती आई हैं और सुसंगत तरीके से आगे बढ़ने में असफल रही हैं। इनमें नीति आयोग, ICMR, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राज्य सरकारें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दवा की कंपनियां, DRDO और अन्य शामिल हैं। हमें एक कोविड मैनेजमेंट टास्क फोर्स की आवश्यकता है जिसमें एक व्यक्ति प्रभारी हो जो कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह हो। उसे पसंद की एक टीम दी जाए और उस पे माइक्रो मैनेजमेंट ना किया जाए। प्रभारी व्यक्ति को इस विशाल कार्य के लिए सभी साधन उपलब्ध किए जाएं, जिसमें आवश्यक बजट, जनशक्ति, बुनियादी ढांचा और सबसे महत्वपूर्ण रूप से तीव्रता से निर्णय लेने और लागू करने के लिए जनादेश शामिल हैं। कमांड सेंटर
राष्ट्रीय अव्यापी प्रयास के सभी प्रयासों को निर्देशित करेगा। इसे सभी राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से जोड़ने की आवश्यकता होगी। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ और जिला स्तर पर टीकाकरण के लिए नियुक्त नोडल ऑफिसर्स इस प्रयास के प्रमुख इम्प्लीमेंटर्स यानी प्लान को अंजाम देने वाले कार्यकर्ता होंगे। दूसरी लहर ने हमें सूचना प्रबंधन का महत्व भी सिखाया। अस्पताल के बिस्तरों, दवाओं, ऑक्सीजन की उपलब्धता को निरंतर अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि रोगी को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाने की आवश्यकता ना पड़े। सूचना का प्रबंध भी कोविड प्रबंध कार्य बल या कोविड मैनेजमेंट टास्क फोर्स के प्रमुख कार्यों में से एक होगा। मुझे यकीन है कि इस दुर्जय राष्ट्र के नागरिकों की प्रतिभा को विश्वसनीय उत्तरों के साथ सामने आने के लिए टैप किया जा सकता है। देश में तकनीकी रूप से समझदार स्वास्थ्य देखभाल पेशावरों का एक बड़ा पूल है जिनके पास उत्तर हैं। उन्हें बस राष्ट्र द्वारा अच्छी तरह से समर्थन देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।